अब सूर्य जो है वो शत्रु मानता है शनि को, शुक्र को। क्यों मानता है भाई? खामोखा थोड़े ही नहीं। अब सूर्य ने मतलब सोमरस पालन पालन कर लिया है कि शनि वाले को जेल में डालो। जो सूर्य है जुडिशियरी से शत्रुता रखता है, मोदी है जुडिशियरी से शत्रुता रखता है। क्यों भाई? अब जुडिशियरी तो न्याय का फरियाद करता है, वहां पे न्याय न्याय दिया जाता है, और राजा को न्याय चाहिए। अब एक राजा को न्याय चाहिए तो वो सूर्य से वो शनि से क्यों दुश्मनी कर रहा है? एक राजा न्यायनिष्ठ होना चाहिए। तो कहा कि हाँ, न्यायनिष्ठ है, लेकिन जब सिंह लगन की कुंडली बनाओगे ना, फिर पता चलेगा कि कितना न्याय होगा। तो यहाँ पर मेष लगन की कुंडली है, तो मंगल अ, मित्र किसको मानेगा? सबसे पहले मंगल सबसे ज्यादा परम स्नेही जो मित्र है मंगल का, वो कौन हो सकता है? वो सूर्य हो सकता है। आप देख लेना, क्योंकि एक राजा है और एक सेनापति है। सेनापति राजा पर डिपेंड होता है, राजा सेनापति पर डिपेंड होता है। हाँ, जैसे पीएम चलेगा, पीएम किस पे डिपेंड हो सकता है? तो एसपीजी, एसपीजी का जो चीफ, पीएम का जो सिक्योरिटी संभालने वाला व्यक्ति होगा, वो अपना व्यक्ति बनाएगा पीएम, क्योंकि उसको पता है कि इसके बिना हमारा नहीं चलने वाला। दूसरा कौन है? मंत्री है। जो बृहस्पति है वो मंत्री है। तो जो मंगल है वो सूर्य को और बृहस्पति को निर्विवाद मित्र मानेगा। तो जब भी सूर्य मंगल की महादशा हो, सूर्य का अंतर्दशा हो और बृहस्पति का अंतर्दशा हो, तो निर्विवाद वो उसको मित्र मानता है। अब यहाँ पर वन अपोजिशन में क्या होता है कि जो शनि की राशि है 10 नंबर, 11 नंबर, तो यहाँ पर जो सूर्य की राशि है 4 नंबर, 5 नंबर। और जब योगा कारक अकारक हमने फर्स्ट लेवल में पढ़े होंगे, तो इसका ज्यादा वहां पर मैं व्याख्या किया। वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे समझें कि सूर्य चंद्रमा में कोई अंतर नहीं, शनि में भी कोई अंतर नहीं है। हाँ, यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बता दो, आपके अंदर माँ का अंश कौन है और पिता का अंश कौन है, आप निकाल करके हमको नहीं बता सकते। हाँ, इतना बता सकते हो कि माँ का अंश हमारे अंदर 99.9% है, और पिता का अंश हमारे अंदर 0.1% है। तो लेकिन फिर भी 0.1 होने के बाद भी पिता इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि पिता ने हमें जन्म दिया। लेकिन 99.9% हमारे अंदर माँ का अंश होने के बाद भी माँ हमको भौतिक दुनिया में जन्म दिया है। दिखता है कि शरीर माँ का दिया हुआ है, लेकिन सीड तो पिता का ही है। जो पेड़ होता है ना, पेड़ के अंदर जो सीड होता है, वो पृथ्वी के अंदर डाल दो, पृथ्वी उसको फल बना सकती है, उसको विशाल काय वृक्ष बना सकती है, लेकिन उसकी सीड के नेचर में परिवर्तन नहीं कर सकती। यदि सीड आम का है तो फल आम का होगा, सीड यदि बबूल का है तो फल बबूल का होगा। तो पृथ्वी के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है सीड की नेचर को चेंज कर दे, लेकिन सीड की फल फूलतों को बढ़ाने का काम चंद्रमा का है। तो इसीलिए लेकिन अलग नहीं है दोनों, माता पिता दोनों अलग है ही नहीं। ये जो योगी लोग, संत लोग योग योग की आवश्यकता कर रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, अरे वो भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि योग के अंदर आत्मा और परमात्मा दो पक्ष है ही नहीं है। जीव ने अपने अज्ञानतावश, अहंग के कारण हमारा जो शरीर जन्म लेता है, तो सबसे पहले हमारे अंदर अहंग का अहंग होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार। हाँ, तो सबसे पहले अहंकार आता है, फिर चित्त, फिर मन, फिर बुद्धि। तो जो अहम है, अहम जो है अज्ञान है। तो अज्ञान से हमारा जो जन्म होता है, तो जीव को ही अपना ज्ञान मानकर परमात्मा से वो खुद दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आ, उसने खुद, जीव ने अहंकार वश परमात्मा से दूर एक प्रकृति के स्वरूप को ही ज्ञान स्वरूप मान करके
परमात्मा से अपने आप को अलग कर लिया है, इसीलिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। और कहा जाता है या विद्या सा विमुक्त है, हमको विद्या भगवान के पास ले जाता है, लेकिन ये विद्या जो है हमको भगवान से दूरी ले जा रही है। ये हमको कहाँ ले जा रही है? अर्थ के तरफ, मटेरियलिस्टिक के तरफ, पैसे की तरफ, उन्नति के तरफ, सुख की तरफ, वैभव की तरफ। लेकिन विद्या वो नहीं है। विद्या आत्मा की अनुभव जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे अपने ज्ञान के माध्यम से, वही विद्या है। लेकिन आज अज्ञान को ही विद्या मान करके व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। इसलिए परमात्मा, आत्मा और शरीर में कोई अंतर ही नहीं है। ये जो बुद्धि अपने आप को आत्मा से अलग कर लिया है, उसी तरह जो सूर्य और चंद्रमा की दो राशियां हैं, ये सिर्फ भ्रम मात्र के, भ्रम मात्र के हैं। सूर्य चंद्रमा में कोई अंतर ही नहीं है। आप देखिए कि जब तुला लगन में शनि योगा कारक होता है, और टॉरस में जब शनि योगा कारक होता है, वो पंचम नवम का लॉर्ड, नवम और दसम का लॉर्ड होता है। उसी तरह मेष लगन में सूर्य चंद्रमा भी पंचम और नवम का लॉर्ड होते हैं। तो यानी कि सूर्य चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि सूर्य चंद्रमा को हम अलग माने। सूर्य जब अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। सूर्य जब बुरा होगा, चंद्रमा भी बुरा होगा। इसलिए मंगल सूर्य को मित्र मानेगा, तो उसको चंद्रमा को भी मित्र मानना ही पड़ेगा। तो और ऐसे भी जो चंद्रमा के अंदर कोई डिमेरिट तो है नहीं, वो तो केंद्र का लॉर्ड है। तो केंद्रत्व होने के कारण उसके अंदर बलत्व तो प्राप्त है। तो इसीलिए वो भी एक प्रकार का मित्र है। शत्रु कौन है बुध का? मंगल का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो बुध है। वो क्यों बुध है? क्योंकि एक तो थर्ड का लॉर्ड है और सिक्स का लॉर्ड है। और यहाँ पे क्या कहता है कि पता यह प्रिय साडा नाम यदि पापा फलप्रदा। जो 3 और 6 के जो स्वामी हैं, वो बड़ा आ, आ, दुख, कष्ट, परेशानी देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है, दुख का मतलब क्या है, कष्ट का मतलब क्या है। तो जो संसार ने बनाया है वो कष्टप्रद है, जो परमात्मा ने बनाया है वो आनंदप्रद है। परमात्मा की सृष्टि में कोई भी चीज संग्रहित नहीं है, क्योंकि परमात्मा को पता था कि हम संग्रह करने वाली चीज हम बनाएंगे तो एक तरफा सृष्टि हो जाएगा। इसीलिए वो फल बनाया, उसको संग्रह नहीं कर सकते। संग्रह करने के लिए केमिकल डालोगे तो मरोगे। इसीलिए जो ज्यादा 6-6 महीने के जूस एक्सपायरी वाले पीते हैं ना, वो उनको दिक्कत आ जाती है। रियल में जो फल है, जूस है, यदि फल से जूस निकाल दिया तो 2 घंटे के अंदर पी लो, नहीं तो बर्बाद होगा। यदि फ्रिज में भी रखोगे, उसमें केमिकल भी डालोगे, तो वो जितना शरीर को फायदा करेगा उससे ज्यादा नुकसान करेगा। भगवान ने अन्न बनाया, भगवान ने रिसाइकलिंग किया, पेड़ बनाया, पौधे बनाया, पत्ते बनाया, पत्ते से ही उस पेड़ को खाद मिलता है। उनका उसका रिसाइकलिंग देखिए कितना जबरदस्त है। इंसान ने क्या बनाया? सबसे पहले सोना बनाया। हाँ, पहले तो उसको संग्रह करने के लिए दुखी, जब संग्रह हो गया तो उसको बचाने के लिए दुखी, और यदि बचा भी लिए और कहीं ईडी वाले, सीबीआई वाले यदि रेड मार दिए तो उससे दुखी। हाँ, पैसा बनाया, बनाने के लिए दुखी, कमाने के लिए दुखी, कमा गया तो बचाने के लिए दुखी। हाँ, और ज्यादा कमा लिए तो पुलिस वाले पकड़ लिए तो उसके लिए दुखी। अभी मुझे याद है कुछ समय की बात, मैं सौभाग्यदीप में ज्योतिष पढ़ाने का काम करता था। तो एक के ना वो 60-70 लाख रुपए थे। आज से 2010 की बात बता रहा हूँ। पुलिस वाले ने लाजपत नगर में पकड़ लिए थे, तो कह रहे थे बताओ किसका पैसा है। तो उसके लिए कुंडली दिखाने आया था कि पैसे हम पुलिस वाले से बचा पाएंगे या नहीं। उसकी खुद की पैसे है, वो बचाने के लिए वो ऐसा प्रयत्न कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि जो सृष्टि ने बनाया, जो इंसान ने बनाया,
वो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध बनाया। यदि इंसान का जो साइंस है यदि तरक्की कर रहा है तो व्यक्ति की लॉन्गेविटी को बढ़ाना चाहिए और प्रकृति को स्वच्छ करना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं कि जितना साइंस बढ़ रहा है उतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी आविष्कार बिना प्रकृति को दूषित किए वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति को दूषित करने पर ही कोई आविष्कार उनका सिद्ध हो रहा है। तो वो विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात, यदि आप इतने विकास कर रहे हो तो इस प्रकृति को दूषित भी कर रहे हो, चलो भाई मान लिए, लेकिन इस सब का मोरल एक लॉन्गेविटी बढ़ाने पे है। लेकिन जितना तुम विकास कर रहे हो उतना ही लॉन्गेविटी कम हो रही है ना। पहले 120 वर्ष की आयु थी, 100 वर्ष की है, अब उसको 80 पे कर दिए, 90 पे कर दिए। अब तो लोग मान लिए कि हमको 60 साल ही जीना है। तो ये तुम विकास क्या कर रहे हो, विनाश कर रहे हो। तो अर्थ क्या है कि जो 159 की जो स्वामी है वो हमें आनंद और सुख की अनुभूति कराते हैं। आनंद मान ले, सुख तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि सुख परमात्मा ने नहीं बनाया, सुख प्रकृति ने बनाया। परमात्मा में आनंद बनाया, और आनंद क्या है, वो अपने आप के अंदर खुशी है। हाँ, आत्मा और परमात्मा की जो सेटिस्फेक्शन है वो आनंद की अनुभूति कराता है। तो 159 आनंद देता है और 3 6 7 11 वो सुख देता है। तो जो सुखी होगा वो दुखी भी होगा, याद कर ले। लेकिन जो आनंदमय जीवन जिएगा, परमात्मा की माने भक्ति में आनंद जिएगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो दुखी क्या हो सकता है, मुझे बताएं। भगवान के लिए हम भक्ति कर रहे हैं और भक्ति स्वेच्छा से कर रहे हैं, किसी ने हमको डंडा लेकर खड़ा है क्या कि तू एक माला जप कर। अरे जप तो हमारे अंदर आत्मा की आवाज परमात्मा के मिलन के लिए हो रहा है, वह स्वतः उसमें मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, तो मैं तो आनंदी हूं ना। और वहां पे कोई स्वार्थ भी नहीं है कि हम परमात्मा से मांग ले कि हमको पूजा करो। देखो, जो पंचम है ना वो परमात्मा की भक्ति निस्वार्थ है। हाँ, वहां पर शर्त कोई नहीं होता है कि वो बच्चा हो जाएगा तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, नौकरी लग जाएगी तो 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। ये ये 159 के अंदर नहीं है। हाँ, ये 3 6 10 11 के अंदर है, क्योंकि वो भगवान को भी कमर्शलाइज कर रहा है। तो 3 6 जो 11 है, 7 है, वो पद और पैसा देता है। हाँ, 3 6 10 11 लिख लीजिए। इसको उपचय स्थान कहा गया है, आप लिख लीजिए। 3 6 10 11 को ज्योतिष में उपचय, उपचय का मतलब होता है इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोस्परिटी। हाँ, प्रोस्परिटी देता है कि वो पैसा दे देगा, पावर दे देगा, उन्नति दे देगा, डिजायर की फुलफिलमेंट कर देगा, लेकिन वो आनंद की अनुभूति नहीं दे सकता। हाँ, वो आपको अंदर की सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता। 11 तो देखो, 11 का नाम ही एम्बिशन है। एम्बिशन, एम्बिशन माने इच्छा। तो जो इच्छा है वो कभी सुख दे ही नहीं सकता, क्योंकि पहले आईएएस बनने की इच्छा करो, 18 घंटा पढ़ाई करो, जब आईएएस बन जाओ तो इंडिया गवर्नमेंट के लिए आप 18 घंटा काम करो, उसमें हजारों शत्रु को पैदा करो, उनसे लड़ते लड़ते और मर लो। क्या बताओ, इसलिए जन्म लिए थे कि पहले हम 18 घंटा उस चीज के पद पे जाने के लिए पहुंचे, आईपीएस बनने के लिए। पहले तो हमारे कम शत्रु थे, आईपीएस बना, हजारों शत्रु हो गए, उनसे लड़ते लड़ते रिटायरमेंट हुआ, पता नहीं उसी में कोई कुंदक आकर ठोक दिया, हम तो निकल लिए जी। हाँ, लेकिन वहां पर एनर्जी है। 3 6 10 11 के बाद ऊर्जा है, फोकस्ड है, और आगे बढ़ने की जो चाहत, 159 के अंदर चाहत ही नहीं है। वो तो धर्म है, इसी के आगे हम पढ़ेंगे उसको, धर्म नहीं, पीछे हमने पढ़े होंगे 159 को धर्म कहा। लिख लीजिए आप लोग,
1 5 9 जो हाउस है वो धर्म है। 3 6 10 11 नहीं, 3 6 10 है वो पद है। हाँ 3 6 10 है वो पद है। नहीं 2 6 10, 2 6 10 पद है। हाँ पद, पैसा, पैसा भी कहते हैं 2 6 10 को पद और पैसा। पद हो तो पैसा आ जाता है। हाँ और 3 7 11 को काम बोलते हैं, काम। काम का मतलब इच्छा। और 4 8 12 को मोक्ष बोलते हैं। तो यानी कि जो धर्म का केंद्र हुआ वो लगन हुआ, केंद्र। क्योंकि 1 5 9 का जो केंद्र है वो लगन है। क्योंकि धर्म की, हाँ धर्म मतलब शरीर माध्यम धरु खल्म साधनम। क्योंकि धर्म का साधन शरीर है, और इस शरीर धर्म करेगा कि नहीं ये भाग्य डिसाइड करेगा। हाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कोई कहता है कि मैं, हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, हम परमात्मा का भक्त बनेंगे, वो आपका भाग्य डिसाइड करेगा, आपका प्रारब्ध कैसा है। सेकेंड हाउस 2 6 10, 2 6 10 का केंद्र क्या है? 10। यानी कि सेकेंड हाउस आप पैसा पैसा बोलते हो ना, लेकिन वो पैसा होगा कि नहीं ये 10 डिसाइड करेगा। आपका पद कैसा है, पद के अनुसार पैसा है ना। हाँ और जो काम, काम का मतलब 3 6 11 काम को बोलते हैं ना। व्यक्ति को, कितने लोग काम को उसमें ले लेते हैं, शादी के विवाह में, या लड़की लड़की के काम उत्तेजना ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन काम का मतलब इच्छा है, और यदि काम उत्तेजना मानते भी है ना, तो उसका केंद्र क्या है? सप्तम, स्पाउस। हाँ लेकिन वो स्पाउस से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं ये भी डिसाइड कौन करेगा? वो 11 करेगा। क्योंकि कहा गया है ना, पत्नी की इच्छा की पूर्ति करो, वो पैसे पर डिपेंड करता है। हाँ पत्नी के अंदर 2 3 चीज होती हैं कि उनको पैसा दो, उनको गहना दो, ऐश्वर्य दो, उनको मान सम्मान दो, खाओ पियो, तो 11 डिसाइड करेगा। अब मोक्ष का केंद्र क्या है? चतुर्थ है। लेकिन वो 11 12 हाउस डिसाइड करेगा। इसीलिए कहा उत्तरोत्तरो बलम। ये सभी में उत्तरोत्तर बल जो है 9 10 11 और 12 धर्म अर्थ काम मोक्ष के वो दाता है। इसीलिए कुंडली में, किसी की भी कुंडली में एक शब्दों में लिख लें 9 10 11 12 में, 12 तो हटा दें क्योंकि 12 हाउस बुरा है। हाँ कि मतलब लोग कहते हैं ना मोक्ष मोक्ष मोक्ष, इसको ऐसा समझे कि भगवान लोग कहते हैं कृष्ण 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 का माला जप करते हैं, और कोई बोल दे अब कृष्ण भगवान प्रकट हो गए अब तुम चलो, तो सब भग जाएंगे। एक बार हर्ष प्रभु जी हैं हमारे जानने वाले हैं, वो विनोद बाबा की कहानी कह रहे थे। आपके बरसाना में एक विनोद बाबा हैं। तो एक बड़ी संपन्न परिवार की लेडी बोली कि बाबा आप राधा रानी को बोलो हम पर कृपा करें। तो बाबा बोले कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है, राधा रानी की कृपा है। आप देखो बड़े पद पे आपके पति हैं, बड़ा पैसा है, धन दौलत है, इत्यादि है, अब इससे ज्यादा कृपा क्या चाहे। तो वो लेडी बोली कि नहीं नहीं बाबा, राधा रानी को बोलो कि हम पर कृपा करें। तो बोले कि हाँ अरे राधा रानी की तो बड़ी कृपा है, आपका व्यापार चले, ये चले वो चले। तो फिर वो बोली कि नहीं 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 बाबा, राधा रानी करो विशेष कृपा करें। अब बाबा आगे अपने पे करें कि जब राधा रानी की विशेष कृपा होगी ना तो सबसे पहले तुम्हारा तलाक होगा, फिर बच्चों बच्चों से वो सब प्रेशर होगा। हाँ ये धन दौलत जितना भी पद पोजीशन है सब नष्ट होगा। हाँ क्योंकि जब कृपा होगी तो आत्मज्ञान होगा, जब आत्मज्ञान होगा तो संसार से विरक्ति होगी, और संसार से जिस दिन विरक्ति होगी तब राधा रानी में आसक्ति होकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो क्या अपना पति छोड़ सकती है, अपना पैसा छोड़ सकती है, लंबे लंबे गाड़ी और जो ऐश्वर्य की जिंदगी है ये सब छोड़ सकती है क्या? तो भग गए फिर वो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मोक्ष तो सब चाहते हैं कि मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। लेकिन मोक्ष की जब गति हो, संसार को छोड़ना पड़े, संसार तो छोड़े ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब मोक्ष तो कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जितना अच्छा है उतना ही लोग मोक्ष से भगते हैं कि नहीं 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 हमको तो पैसा चाहिए, हमको यहीं पे मोक्ष चाहिए। हाँ 5 स्टार होटल हो, ऐशो आराम की जिंदगी हो, वो वाला मुझे मोक्ष चाहिए। इसलिए 12th हाउस थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन
जो 9th हाउस है कहीं भी निगेटिव नहीं है, 10th हाउस कहीं भी निगेटिव नहीं है, 11th हाउस एक थोड़ा निगेटिव है। किसके जो लॉर्ड है, इच्छा हमारा बड़ा कष्टकारी है, लेकिन इच्छा की पूर्ति उतना ही आनंददायक है। मणिनाम भूषित सर्प न असौ न भयंकर, मणिनाम भूषित सर्प न असौ न भयंकर, कि जो मणि से आभूषित सर्प है वो और मतलब वो भी विषैला है, लेकिन सांप काटे तो काटे लेकिन मणि तो मिल जाए, तो 11th हाउस वही है। चलो, शरीर में कष्ट तो हो, देखो ना व्यक्ति रात दिन मेहनत करते रहते हैं इच्छा की प्राप्ति के लिए, दिन रात परिश्रम करते रहते हैं, बिना शरीर से, बिना समाज से, सब कुछ से कंप्रोमाइज करके, शरीर से भी कंप्रोमाइज करके 18-18 20-20 घंटा यदि लोग मेहनत कर रहे हैं, वो क्या है, 11 ही तो है। तो 3 6 10 11 के जो स्वामी है वो आर्थिक समृद्धि के साथ साथ पद और पोजीशन भी देते हैं, लेकिन उसकी आनंद छीन लेते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर लगन के जो शत्रु हैं वो 3rd हाउस लॉर्ड है और 11th हाउस, लेकिन 11th हाउस को उसने शत्रु इसलिए नहीं माना क्योंकि वो 10th लॉर्ड भी है, तो 10th लॉर्ड होने के कारण उसको उतना शत्रु नहीं माना। और जो बचा शुक्र, वो 2nd और 7th लॉर्ड है, तो जो 2nd हाउस लॉर्ड है वो सम है, और 7th हाउस लॉर्ड है वो तटस्थ है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ उसको। तो मंगल शुक्र को सम मान लिया, शनि को सम मान लिया, लेकिन बुध को परम शत्रु माना। तो सिर्फ मैंने मेष लगन पे चीजें बताए, उसी तरह सारे के सारे लग्नों पे आप ये चीजों को अप्लाई कर लें, यही उसकी शत्रुता का और फ्रेंड का वो सिंबल है। तो उसी तरह कर्क लगन में देख लें। हाँ, कर्क लगन में एक्सेप्शन है कि चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, इसलिए शत्रु नहीं मानता कि जो मन है, शरीर को सब चीज चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। हाँ, ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ आपके फर्स्ट लेवल में ही। तब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो क्लास है आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग को मेरे ख्याल से वो सब चीज समझ में आ चुका है। अब हम इस क्लास में जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष होता क्या है? तो कहा, केन्द्राधिपत्य दोषस्थो बलवान गुरु शुक्रयो मारकोत्त विचयो मारक स्थान संस्थिति तदस् तदस्तनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विध नरेन्द्र सत दोषस्थो सूर्य चंद्रमसो भवे। देखें, केंद्राधिपति दोष है क्या? तो दो चीज है, एक पाप ग्रह है और एक शुभ ग्रह है। ये दो भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है जीव, एक होता है जीव, और दूसरा है धातु। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा। धातु, तो धातु को कहा पाप ग्रह। जो पाप ग्रह हैं वो वो धातु के कारक होते हैं, और जो शुभ ग्रह हैं, हाँ, वो जीव के कारक होते हैं। आप ऐसे समझें, जो शुभ ग्रह है ना वो जीव का पक्ष होते हैं। जीव का मतलब होता है शरीर और आत्मा। शरीर आत्मा को जीव बोलते हैं। आत्मा भी छोड़े, आत्मा तो अलग चीज है। जो जीव है, शरीर है, वो जीव है शरीर के अंदर। और धातु जो है, हमारे ये कपड़े भी धातु हैं। हमसे रिलेटेड हमारे पास जितना बैंक बैलेंस है, जितना हमारे पास प्रॉपर्टी है, जितना हमारे पास गोल्ड है, जो भी हमारे पास मटेरियल जितने भी चीज है वो सब धातु में आते हैं। और जीव का उद्देश्य आनंद की अनुभूति है, और सुख का उद्देश्य धातु है। तो
पाप ग्रह सुख के लिए जीते हैं और शुभ ग्रह आनंद के लिए जीते हैं। दोनों में एक फर्क है। आनंद शरीर से रिलेटेड है, सुख दुख भी शरीर से रिलेटेड है। तो यहां पर किसी से यदि आप उम्मीद करते हो और वो व्यक्ति आपकी उम्मीद को पूरा नहीं करता है, तो बोलते हो कि ये व्यक्ति गलत है। तो आप बताओ कि उसने उम्मीद क्यों की है? तो जैसे उम्मीद से पूरा लोग मोदी से उम्मीद करता है, हाँ, लेकिन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसी को, हाँ, लालू लालू प्रसाद यादव से कोई उम्मीद नहीं करता है। यदि उसको पीएम भी बना दोगे तो और लूट लेगा। 33,000 करोड़ की उसकी जो संपत्ति है उसको 66,000 करोड़ कर लेगा। तो उससे तो उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद तो हमको मोदी से है। लेकिन मोदी केंद्र का लॉर्ड होकर के, हाँ, केंद्र का पति होकर के, पूरे जरा इंडिया आवाज का चली। पति होकर के, केंद्र का पति होकर के, और अच्छा का मुखौटा पहन करके यदि इंडिया को लूट ले तो सबकी बद्दुआ लगी। हाँ, क्योंकि वो बद्दुआ उसको छोड़ेगा नहीं, और उस बद्दुआ का अंत सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। तो यहाँ पर कहा केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र यो। केंद्राधिपति दोष गुरु और शुक्र को क्यों लग रहा है? तो कहा कि गुरु और शुक्र जो हैं वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। आप समझिएगा, शुक्र और गुरु हैं वो नैसर्गिक, यानी नेचुरल, इनको बेनेफिक प्लानेट कहा जाता है। जब इनको बेनेफिक प्लानेट कहा, तो जब एक केंद्र के अधिपति होते हैं तो इनसे बड़ा उम्मीद हो जाता है, क्योंकि अब ये आनंद की अनुभूति कराएगा। अब पद में एक बड़ा दोष होता है, हाँ, सबसे बड़ा जो दोष हो, सबसे बड़ा जो नशा है ना, वो पद की नशा है। जो पद की नशा एक बार चख लिया ना, उसके बाद वो अपना प्राण दे देगा, लेकिन वो पद नहीं देगा। आप देखना, वो 1,000 लोग को मरवाना चाहे तो मरवा देगा, कुछ भी करवा देगा, लेकिन जो वो नशा है पद का, वो छोड़ नहीं सकता। तो जो अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो, जब वो पद पे चले जाते हैं ना, तो वो नशा की ऐसी आदी हो जाते हैं कि वो आनंद में खूब डूब जाते हैं। आनंद नहीं बोलेंगे, सुख में वो डूब जाते हैं। क्योंकि सुख तो संसार की वस्तु है, आनंद तो आत्मा और परमात्मा का वस्तु। तब वो संसार में ऐसे लिप्त हो जाते हैं, उनका अहंकार ऐसा चरण सीमा पे आ जाता है, क्योंकि वो सुख के बिना वो जी नहीं सकते। लेकिन कसम तो खाए थे कि अंतःकरण से निर्भेद भारत का परिवहन करूंगा, लेकिन पद पे आने के बाद अंतःकरण और सब कुछ खत्म हो जाते हैं, और वो सुख की अनुभूति में चले जाते हैं। ऐसे में उनको दोष लगता है। तो जो शुभ ग्रह है, क्योंकि केंद्र का एक प्रोटोकॉल है कि वो बिना गाड़ी से नहीं जा सकते हैं, बिना इससे नहीं सकते हैं, वो नहीं सकते हैं, तो केंद्र के कारण वो सुख सुख में परिपूर्ण हो जाते हैं। जैसे आपने कहानी सुना होगा, जब बाली को मार दिए भगवान ने, और शर्त ये रखा कि बाली के बाद तुम्हें सीता का पता लगाना है, तो जब इसको राज माने पद पे बैठाया गया सुग्रीव को, तो वो अपने आनंद में इतना भूल ही गया कि वो राम को ही भूल गया। जा, तू कौन मित्र है, कौन क्या है, तो राम को ही भूल गया। ये बताओ, जिस आ, आ, लोग कहते हैं कि नेता अभी अब मैनिफेस्टो लाए हैं, सब प्रतिज्ञा संकल्प है, ये करेंगे ये करेंगे, मुझे ये बताओ, रामायण की बात देखो, जो राम के परम स्नेही मित्र सुग्रीव है, जो राम के परम भक्त हैं, वो भी गद्दी में बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, तो राम को भूल गए कि भाई छोड़ो, कर देंगे कर देंगे कर देंगे। तब वो बाद में आपने सुना है ना कि वो लक्ष्मण जी की जो भी कहानी है। तो ऐसे में भी व्यक्ति भूल सकता है, तो आज के नेताओं से हम क्या वो कल्पना कर सकते हैं? तो जो बुद्ध है, बृहस्पति है, वो नेचुरली बड़ा शुभ ग्रह है। जब वो केंद्र के अधिपति होते हैं और केंद्र में ही बैठ जाते हैं, तो उनको बड़ा दोष लगता है। तो इसीलिए कहा केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु और शुक्र यो। ये दोष
दो ही ग्रहों को लगेगा, नेचुरल शुभ ग्रह को। तो नेचुरल शुभ ग्रह सबसे ज्यादा गुरु हैं, और उसके बाद शुक्र हैं। और बाद में कहा मारकत्व पितयो, और मारक स्थान संस्थिति, तो केंद्र में दो पक्ष आ गया। एक तो लग्नेश आ गया, तो मैं बोलता हूं ना लगन बड़ा चालू है। जब यहाँ पे केंद्राधिपति दोष की बात आई तो लगन चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं मैं तो केंद्र हुई नहीं, मैं केंद्र हुई नहीं, मैं तो त्रिकोण हूं। तो लगन तो ऐसे ही हट गया। जब लगन ऐसे ही हट गया तो बचा कवन, चार, चार, सात और 10। तो केंद्राधिपति दोस्तों बलवान गुरु शुक्र हो। तो यहाँ पर तीन कंडीशन देखो, चार लग्नों में होगा कि जो सप्तम लॉर्ड गुरु या शुक्र होंगे, क्योंकि दो राशि उसकी दो राशि इसकी ना। एक मंगल का लगन होगा वृश्चिक लगन, और वृष लगन में सप्तम का लॉर्ड शुक्र होगा। और एक मिथुन लगन होगा और एक कन्या लगन होगा, जहां पर सप्तम का लॉर्ड गुरु होगा। तो ये चार लग्नों के लिए जो जैसे कि मान के चलें कि जैसे कि मिथुन लगन, आप यहाँ पे देखें जो मिथुन लगन की कुंडली है, तो यहाँ पर बुध लगन के साथ चतुर्थ का लॉर्ड हो गया। तो चतुर्थ का लॉर्ड हो गया तो बुध तो पहले ही कहा कि भाई मैं तो त्रिकोणेश हूँ। कहा कि दूसरी राशि तुम्हारी केंद्र में है, तो कहा था हाँ हाँ थोड़ा बहुत उसको लगेगा, लेकिन लग्नेश होने के कारण समर्थवान नहीं दोष गोसाई क्लियर कर दिया कि जो समर्थवान पुरुष होते हैं उनको दोष नहीं लगता। तो इसीलिए वो दोष भी हर लिया। तो सिर्फ दोष किससे बैठा, सामने वाला। सप्तम के अंदर सारा का सारा दोष है। तो सप्तम लॉर्ड कौन हो गया, गुरु। तो कहा कि सप्तम लॉर्ड जो गुरु हुआ उसकी दूसरी राशि दसम में पड़ी। तो कहा कि ठीक है, ये दोनों केंद्र, आप देखो यहाँ पर प्रबल मार पड़ गई। यहाँ पर सप्तम को दोष हरने के लिए कोई पावर नहीं है। और कहा कि ऐसे स्थान में गुरु सप्तम में बैठ गया तो मारक पित है, तो मारक स्थान संस्थिति, तो वो मृत्यु देगा। तो उसकी दशा और अंतर दशा में श्री को सिर्फ मृत्यु ही मिलेगा। उसी तरह वृश्चिक लगन में, उसी तरह वृष लगन में। तो नीचे कहा बुधस्तदन चंद्रोपी। तो कहा ये बताओ बुध और चंद्रमा भी तो शुभ ग्रह होते हैं, कंडीशनल यहाँ पर भी तो है। यदि पूर्णिमा का बुध चंद्रमा हुआ वो भी शुभ ग्रह हो जाएगा। और यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ यदि बुध मिल गया, बृहस्पति के साथ बुध मिल गया या शुक्र के साथ बुध मिल गया, तो नैसर्गिक रूप से भी तो शुभ ग्रह होता है। तो कहा बुधस्तदनोपि चंद्रोपि, तो बुध को और चंद्रमा को भी थोड़ा थोड़ा दोष लगेगा, लेकिन उस दोष से उतना फल नहीं मारकत तो नहीं दे पाएगा। लेकिन गुरु और शुक्र निश्चित रूप से यदि अब देखो केंद्र भी हटा दो सप्तम भी आ जाओ, क्योंकि मारक, मारक स्थान और केंद्र स्थान, तो केंद्र और मारक दोनों एक साथ सप्तम ही होगा, क्योंकि सेकेंड मारक है लेकिन सेकेंड केंद्र नहीं। और यहाँ पर एक चीज और भी मान सकते हैं कि जब आप देखेंगे मेष लगन होगा, हेलो, हेलो, जी सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं लगन बोल रहा हूँ, जैसे मेष लगन होगा तो बृहस्पति शुक्र 2 और 7 का लॉर्ड होगा। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा आप लोगों को? जी सर। कल्पना तो कर पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो आपके सर से कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको नहीं समझ में आ रहा हो? पंत आ रहे साहब, आ रहे। दीपा जी, आप लोग को समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर, आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, चले ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिनको नहीं समझ में आ रहा है? चले, तो यहाँ पर जो कहा कि मेष लगन हो, तो यहाँ पर जो शुक्र है वो सेकेंड का और सप्तम का लॉर्ड होगा। तो यहाँ पर तो इसको मारकत्व तो बहुत ज्यादा मिल गया ना, क्योंकि सेकेंड का भी और सप्तम का भी है, और केंद्राधिपति दोष से दूषित भी है। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर सेकेंड को छोड़ना है, सप्तम को ज्यादा लेना है। तो इसीलिए बृहस्पति में सबसे ज्यादा दोष लगेगा। तो सप्तम लॉर्ड का बृहस्पति होकर के यदि सप्तम में बैठता है तो उसको ये बड़ा दोष लगता है। और एक चीज और है, फर्स्ट लेवल हमने क्या पढ़ा था कि मेष लगन के लिए 11th लॉर्ड बाधक होते हैं, स्थिर लगन के लिए 9th लॉर्ड बाधक होते हैं,
और डुअल डुअल लगन के लिए, डुअल माने 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 12 नंबर, मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये जो हमारा 4 लगन है, इसके लिए सप्तम लॉर्ड ही बाधक होते हैं। तो यहाँ पर यदि मिथुन या कन्या लगन हुआ तो सप्तम लॉर्ड के अंदर सबसे परिबाधकत्व दोष आया, मारकत्व दोष आया और केंद्राधिपति दोष से दूषित दोष आया। तो यहाँ पे 3-4 दोष आ जाते हैं। और साथ में जो जीव है, जो मैं पहले पढ़ा रहा था, जो जीव है वो शुभ ग्रह और धातु जो है वो पाप ग्रह। तो यदि शुभ ग्रह बृहस्पति है और जीव यदि मार्गत्व होकर के सप्तम में बैठता है तो वो शारीरिक कष्ट देता है, हमेशा याद कर लो। यानी कि सप्तम का लॉर्ड गुरु सप्तम में बैठ जाता है तो उसकी दशा और अंत, हाँ वो किसकी दशा लेगा वो भी मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप बताए धनु लगन में, हाँ एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, आप लोग बताए, जैसे मिथुन लगन में, हाँ मिथुन लगन में सबसे ज्यादा पापी ग्रह कौन है? कौन बोलेंगे? मंगल। मंगल, बिल्कुल। अरे मेष लगन में बुध था तो वाइसी वर्षा तो होगा ना। जी। मेष लगन में, वृश्चिक लगन में सबसे पापी ग्रह बुध होता है। तो ये तो फिक्स हो यस गया कि मिथुन लगन में और कन्या लगन में सबसे ज्यादा पापी ग्रह कौन होगा? मंगल। मंगल होगा, बिल्कुल। तो ये तो क्लियर हो गया कि जब मिथुन लगन की कुंडली होगी तो ये बुध है बृहस्पति जो अपना मारकत्व तो दोष कब देगा? तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझें, कल्पना करें, जब धनु लगन होगा तो धनु लगन के लिए सबसे अच्छा प्लैनेट कौन है? धनु लगन में सबसे बेस्ट प्लैनेट कौन है? अब तो एकदम फटफट बोलना चाहिए आपको। कल्पना करो, धनु सूर्य। लगन के लिए सबसे बढ़िया प्लैनेट जुपिटर है। अरे वो तो लगन लॉर्ड ही है ना, उस जुपिटर से अच्छा तो कोई है ही नहीं। जी सर। और सेकेंड में कौन है? शनि। शनि। नहीं सॉरी सर, मैं सेकंड हाउस बोल दिया, सॉरी। हाँ, सूर्य। सूर्य, वेरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत। देखिए निर्जा जी सबसे पहले बोली हैं हम्म। सूर्य और मंगल। यानी कि मिथुन लगन की कुंडली होगी और इसको मारकत्व फल देना होगा तो किसकी अंतर्दशा में देगा? या तो सूर्य को पकड़ेगा या तो मंगल को पकड़ेगा। यानी कि बृहस्पति की महादशा सूर्य या मंगल की अंतर्दशा में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि आर्थिक समृद्धि भी बहुत देगा। आरंभो राजयोग भवेन मारक भुक्तिशो, क्योंकि 3 के लॉर्ड धातु में उन्नति देता है, 6 के लॉर्ड मेटेरियलिस्टिक उन्नति देता है, पैसे, धन, दौलत, पद, पोजीशन सब देता है। क्योंकि गुरु भाई 7 के लॉर्ड के साथ दशम का भी तो लॉर्ड है, तो पहले वो पद और पैसा देगा। हाँ, पहले सिंपल सी बात है, पहले वो पैसा देगा फिर बीमारी देगा कि इलाज कराते रहना। हाँ, तो ऐसे में लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, एक व्यक्ति थे, ऐसे ही कुछ दशा चल रही थी, मैंने कहा कि भाई तेरा तो बड़ा बुरा हाल है। कहता अरे गुरुजी, जब से गुरु में मतलब आए हैं जब से माला माल है, माला माल है। पता चला कि ऊपर जाते जाते थोड़ा भगवान ने और ही ऊपर भेज दिया उसको। तो ऐसे स्थिति में सामने वाला मानता नहीं है, क्योंकि जब उसका पावर, पद और पैसा सब चीज जब एक साथ आता है ना तो व्यक्ति को मारकत्व और कत्व दोष दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन उसी में उसको इतना कष्ट दे देता है कि मत पूछे। हाँ, तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। अब दूसरा कंडीशन देखो, वो शारीरिक कष्ट देगा यदि शुभ ग्रह सप्तमे सो रहे हैं और अपने अंतर्दशा और इत्यादि। अब कहता धातु, कहा कि यदि पाप ग्रह सप्तम लॉर्ड होंगे तो उसको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? कहा कि बिल्कुल नहीं लगेगा। कहा कि क्यों नहीं लगेगा? तो कहा इसके पीछे रीजन ये है कि पाप ग्रह खुद धातु के कारक होते हैं, सप्तम भी खुद धातु का कारक होता है। तो दोनों ही धातु धातु के कारक हैं। तो चोर चोर मौसले भाई ना, वो खूब मिल करके तरक्की करेंगे, उसका नीयत खराब हो जाएगा। वो बेईमानी, चोरी, डकैत, चाहे जो भी हो,
कुकर्म अधर्म सुकर्म, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो खूब उन्नति करेगा, खूब उन्नति करेगा, इतना पैसे पद पोजीशन कमा लेगा कि उसके 7 वंशों तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर उसमें दिक्कत क्या आएगा? तो कहा कि भगवान उससे सबसे प्रिय चीज छीन लेगा, जो उससे सबसे ज्यादा प्रिय मानता है। मान लो कि यदि वो अपने संतान से ज्यादा प्रेम कर रहा होगा तो संतान को कष्ट दे देगा, पत्नी से प्रेम कर रहा होगा तो पत्नी को प्रेम कष्ट दे देगा, या पैसे से प्रेम कर रहा होगा तो उसका पैसा छीन लेगा। मतलब दुख उतना ही देगा जितना शुभ ग्रह ने दिया है, लेकिन शुभ ग्रह उसको फिजिकली दुख दिए हैं, लेकिन ये पाप ग्रह ना उससे 1000 गुना ज्यादा दुख देगा, लेकिन वो दुख उसे नहीं, उसके अपनों में होगा, या उसके जो करीबी जितने लोग हैं वो सब लोगों को एक एक करके कष्ट देता रहेगा, और उसके उसके इलाज में उसमें पैसे खर्च करेगा। क्योंकि जो सामने वाला यदि उसको ज्यादा प्रिय है तो अपना कष्ट झेल लेगा, लेकिन सामने आप देखो ना, आप लोग मुझे बताएं, सब लोग अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, हम भी करते हैं, तो हम इतना ध्यान देते हैं कि मैं कष्ट सह लूं लेकिन हमारे बच्चे को कष्ट ना हो। तो यदि हमें कष्ट होगा तो हम बर्दाश्त कर लेंगे ना, लेकिन बच्चे को कष्ट होगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो पाप ग्रह जो है, परमात्मा हमारे अंदर वो ये देख लेती हैं कि ये जो कुमार्ग पे जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है, उसका निमित्त क्या है, हाँ वही छीन लिए। तो ये बड़ा दिक्कत होता है। तो ये दोनों चीजें समझ में नहीं आती है। हाँ, इसीलिए ये जो केंद्राधिपति दोष है, कितना ज्योतिषी तो मानता ही नहीं, इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसको तो उन्नति मिल ही रही है ना, पैसे मिल ही रही है ना, लेकिन कष्ट हो रहा है उसको। तो अरे वो उसकी कुंडली होगी, मान लीजिए किसी के स्पाउस को कष्ट हो रहा है, वो पति की कुंडली दिखा रहा है, उसमें सप्तम में यदि शनि बैठा है, अपने घर का बैठा है, इत्यादि इत्यादि, और उसकी दशाएं कुछ शनि में शुक्र या बुध की आ रहा है, पता चला उसकी स्पाउस या जो भी है उस व्यक्ति की चीजें दिक्कत हो रही है, तो सामने वाला कहता अरे वो तो उसकी कुंडली है, लेकिन ये नहीं देखता कि इसके इतने दिनों के जो चीजें हैं वो फलीभूत हो रहे हैं। तो ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारा ये बड़ा सूक्ष्म फलादेश है, जिसको केंद्राधिपति दोष बोलते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आता, ये कष्ट बढ़ा देता है। अब आते हैं, यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावे संस्थितो तद्दत प्राणी प्रबलो प्रतिषेधा तमो ग्रहो। राहु और केतु, राहु केतु पर हम स्पेशल 3-4 क्लास लेंगे, क्योंकि राहु केतु सबसे इंपॉर्टेंट प्लानेट है। तो अभी तक यहाँ पर एक हिंट्स दे रहा है कि कहा कि यद्यत भावगतो वापि, अरे राहु केतु का हम फलादेश कैसे करें? तो कहा कि भाई यद्यत भावगतो वापि, सबसे पहले राहु जिस राशि में होगा उसके स्वामी के अनुसार ही उसी भाव का फल देगा। इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लिख लेंगे तो अच्छा समझ जाएंगे। क्या कहता है, राहु केतु जिस भाव में होंगे तो उस भाव में जो राशि होगी उसी के अनुसार फल देंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, ये जो कुंडली आप देख रहे हैं, जैसे जुपिटर यहाँ पर उच्च का बैठा है, जुपिटर लगन में, और राहु जो है छठे में बैठ गया। आप लोग को स्क्रीन शेयर तो हो रहा है ना? जी जी। अब यहाँ पे जो राहु है, तो पहला कंडीशन कह रहा है कि जिस राशि में बैठा होगा उसके अनुसार फल देगा। तो राहु किसके राशि में बैठा? तो बृहस्पति के अनुसार। तो ये राहु जो फल देगा वो जुपिटर के अनुसार देगा, लेकिन जुपिटर उच्च होकर के लगन में बैठा है तो उच्च जुपिटर का फल नहीं देगा, ये आपका भ्रम है। राहु का फल बड़ा मुश्किल से निकलता है। हाँ, जिसने हमारे गुरुजी कहते थे कि जिस दिन तूने राहु और केतु का फल निकाल लिया उस दिन मैं मान जाऊंगा तू ज्योतिषी बन गया। मेरा तो सर्टिफिकेट यही है कि जिस दिन तू राहु और केतु का फल निकाल के हमारे सामने रख दे और 2-4 कुंडली में प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दे दे तो मैं मान जाऊंगा कि तू ज्योतिषी बन गया। तो मेरा भी यही मानना है कि जिस दिन आप लोग राहु केतु के फल निकालने के योग्य बन गए उस दिन आप ज्योतिषी बन गए। ये भी यही परीक्षा है ज्योतिषियों का। तो अब
क्योंकि राहु केतु दिखता नहीं है ना, तो जो दिखता नहीं है ना तो उसका सटबल भी नहीं दिखता, और उसका कोई बल ही नहीं दिखता ना। चलो और ग्रहों का तो आप सटबल निकाल लोगे, या वो जहां बैठा है तो कम से कम वो तो देख लोगे ना। तो अब यहाँ पर राहु जुपिटर घर में बैठा, तो कहते हैं कि जुपिटर के समान फल देगा। लेकिन जुपिटर तो उच्च होकर के लगन में बैठा, तो लगन के समान फल देगा क्या? कहा कि बिल्कुल नहीं। यदि लगन के समान फल देगा तो यहाँ पे दूसरा योग, दूसरा नियम लागू होगा। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेतां तमो ग्रहो नाथे नान्यंत्रेणापि संबंध योग कारक। यदि केंद्र और त्रिकोण में बैठा हुआ राहु उसके नाथ से संबंध करता है तो सबसे श्रेष्ठ फल देता है। लेकिन यहाँ पे तो राहु तो बैठा अष्टम में, यदि कल्पना षष्ठ में कल्पना को लगन के अनुसार, तो इसका फल तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इसका फल तो आनंददायक हो जाएगा। जो हमने जीव पक्ष के लिए फलादेश किया, जीव को आनंद से मतलब है और शरीर को सुख से मतलब है। तो यहाँ पर बृहस्पति आनंद दे रहा है। आनंद का मतलब होता है संतोष। हाँ, आनंद का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा। इसलिए 1 5 9 में जिसके ग्रह बैठे हो, उसकी दशा चल रही है ना, वो देखना वो बड़ा अमीर नहीं बनता। और अमीर आदमी भी हो ना तो बोलता है गुरुजी मेरा काम रुक गया। पंचम तो बड़ा कष्टकारी होता है। जिसके पंचम में ग्रह हो, आप देख लेना, आप भी कुंडली देख लेना, पंचम में यदि ग्रह हो उसकी दशा और अंतर्दशा आता है ना, तो सबसे पहले नौकरी चली जाती है। क्योंकि जो पंचम है वो छठे का व्यय कर देता है, और दसम के लिए खुद अष्टम बैठा है। तो पंचम तो नौकरी छोड़वा दिया, तो सामने वाला कहता है गुरु जी नौकरी चली गई। और ज्योतिषी कहता है तुम्हारा तो बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है। तो कहेगा अच्छा टाइम तो छोड़ो, हमारी नौकरी चलेगी, उसके लिए तो बड़ा बुरा टाइम चल रहा है। लेकिन पंचम के लिए अच्छा टाइम चल रहा है, क्योंकि देखो भगवान की कितनी कृपा है कि तुम्हारी नौकरी चला गया, पैसे चले गए, सब कुछ चला गया, अब तो भजन कर ले। अब तो कम से कम समय तुम्हारे पास पूरा है ना भजन करने के लिए, आनंद लेने के लिए। लेकिन उसने आनंद की अनुभूति पैसे और नौकरी को ही मान रखा है। इसका दुख का कारण है ना वो, उसको खुद को पता नहीं हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्या तुम्हारा जन्म करोड़ रुपए कमाने के लिए हुआ है? 100 करोड़ को 1000 करोड़ कमाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? तो तुम यक्ष बन गए हो फिर तो। हाँ, तुम तो यक्ष राज कुबेर की तरह जा रहे हो, सबकी पैसा अपने पास रख रहे हो, क्योंकि तुम 10,000 करोड़ का क्या करोगे? मरोगे, तुम्हारे बच्चे ही लाभ उठाएंगे ना, या बच्चे नहीं उठाए कोई और उठाएगा, तुम नहीं उठा पाओगे। तो भाई पंचम तुमको दिया है, तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है, देखो बैंक अकाउंट का मतलब क्या है? सेकेंड हाउस। पंचम का मतलब क्या है? सेकेंड का सुख। आप देखो, पंचम सेकेंड का सुख है, कि मतलब निकालो खाओ पियो मस्ती करो। तो नहीं, वो तो दुख का कारण है। यदि बैंक से पैसे निकाल लिए तो गुरु जी वो तो दुख का कारण है। तो भाई जो पंचम एक्टिवेट हुआ है तो तुम्हारा अकाउंट सेविंग तो जाएगा ही जाएगा, तुम उसको रोक कैसे सकते हो? लेकिन उसकी मानसिकता अलग है ना। ये सारा का सारा सोच हमारे मानसिकता का है। तो इसीलिए हमारे पास कोई आ रहा है पंचम में बैठा है, तो ये कभी मत बोलना कि तुम्हारा आनंद में टाइम चल रहा है। ये पक्का बोल देना तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, तुम्हारा फाइनेंस कम होने वाले है, तुम्हारे जो सेकेंड हाउस में जो है थोड़ा कमी आएगा, ये पक्का फिर बोला हाँ हाँ जी 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 जी। तो इस तरह से हमको फलादेश करना है। तो यहाँ पर केंद्र में तो है नहीं, केंद्र का फल देगा नहीं। तो अब कल्पना करो, क्योंकि राहु भी कल्पना है। आप आंख बंद करके आप कल्पना करो कि यदि धनु राशि में राहु छठे भाव में बैठा होता तो क्या फल देता? कौन बताएंगे? यदि छठे भाव में जुपिटर अपने घर का बैठा होता तो क्या फल देता? कौन बता पाएंगे मुझे? एक कल्पना करो, क्योंकि राहु कल्पना है, इमेजिनरी है। तो यहाँ पर हमने, हाँ कौन बताएंगे कि छठे भाव में यदि जुपिटर अपने घर का होता तो क्या फल देता? कोई नहीं बता शत, पाएंगे। हाँ 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 बोले। शत्रुओं का नाश करता। हाँ, शत्रु का नाश करता। हाँ हाँ, शत्रु का नाश क्यों करता? हाँ तो मुझे तो लगता है ऋण रोग शत्रु बढ़ाता। हाँ बिल्कुल, अपने घर का बैठा है ना। हाँ, बढ़ाए। और शुभ ग्रह जहां बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। हम्म। और हाँ, उसी की माने उसमें वृद्धि करते हैं। तो हाँ, रोग और और शत्रु बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर यदि
शनि बैठता तो क्या करता, राहु बैठता, हाँ, शनि बैठता तो क्या करेगा, कल्पना करें, वो ऋण रोग शत्रु का नाश करेगा। सिंपल सी है, कौन सी बड़ी बात है, रॉकेट साइंस थोड़ी है। भाई पाप ग्रह जहां बैठेंगे उसका नाश करेंगे। ये बताया छठे भाव में यदि जी शनि बैठ गया तो सबसे पहले किसका नाश करेगा, शत्रु का, शत्रु का। बीमारी का, रोग का। अब बैठ गया कौन, जुपिटर। अब ये बताओ जुपिटर कोई शत्रु से लड़ेगा, होता है कोई वो गांधी हो जाएगा ना, इस गाल में मार लो तो भाई ये भी ले ले, यहाँ भी मार ले, अपनी गुस्सा शांत कर ले। लेकिन शनि बैठेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनेगा, ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। अब यहाँ पर राहु जो बैठा वो गुरु के घर में बैठा। अब यहाँ पर राहु इसके रीढ़ को बढ़ाएगा क्या, या नाश करेगा, बढ़ाएगा। बिल्कुल। लेकिन वही राहु यदि यहाँ पर बैठ गया, अब देखिए, अब यहाँ पर बैठ गया है, मान के चलो ये राहु वृश्चिक राशि में बैठ गया, कहाँ पर, अष्टम में, छठे का। हाँ छठे में। अब छठे। ये राहु क्या करेगा, ऋण रोग शत्रु का नाश करेगा। नाश करेगा। नाश करेगा। तो देखो एक राशि के कारण राहु के फल कितना चेंज हो गया। हम्म। तो इसका फल बड़ा मुश्किल है, राहु का फल निकालना, कि जब वो मंगल के घर में बैठ रहा है तो ऋण रोग शत्रु का नाश कर रहा है, लेकिन वो जुपिटर के घर में बैठ रहा है तो ऋण रोग शत्रु को बढ़ा दिया। अरे ऐसा कैसे, दोनों कंडीशन में राहु है। तो इसीलिए कहते हैं कि यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावे स संस्थितो। आप चेक करो राहु किसके घर में बैठा है, उसका नेचर वहां के लिए कैसा है। लेकिन ऐसा राहु, कितने लोग ऐसे फलादेश कर लेते हैं कि अब यहाँ पर जो राहु है, बृहस्पति उच्च का बैठा है तो राहु भी उच्च का फल देगा। बिल्कुल कंसेप्ट गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा, या कहीं रिटर्न में है तो मुझे बता दो। तो वही बात करेंगे, नहीं शास्त्र में लिखा राहु जिसके साथ बैठता है उसी के अनुसार फल देता है, जिसके घर में बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। लेकिन ये तो मैं भी मान रहा हूं, लेकिन वो डिस्पोजिटर के अनुसार फल फल देता है, कि डिस जहां पे बैठता है उसके अनुसार फल देता है। तो उसके लॉर्ड जहां बैठे उसके अनुसार वो फल नहीं देगा। अब यहाँ पर जुपिटर से राहु का कुछ लेना देना नहीं है, जब इंडिविजुअली जुपिटर की राहु की महादशा करेंगे। हाँ, जुपिटर से जब लेना देना होगा मुझे, जब जुपिटर की राहु की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा आएगा, तब हम वो सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों के बीच का एक्सेस क्या है, दोनों का बल क्या है, दोनों के बीच संबंध क्या है, दोनों लॉर्डशिप कहाँ के हैं, उसके बाद उस फल की कल्पना करेंगे। लेकिन सिर्फ राहु की महादशा में जुपिटर जो छठे में बैठ करके फल देगा, वही कल्पना कर लो, राहु कल्पना ही है, कल्पना कर लो क्या फल देगा। तो इस तरह से। अब दूसरा कंडीशन कहा, यद्यत भावे से संस्थित। अब यदि राहु यहाँ पर शनि के समान बैठ जाता है, सेटर्न, अब ये राहु जुपिटर के समान फल नहीं देगा, बिल्कुल छोड़ देगा। अब फल किसके समान देगा, शनि के समान। शनि। तो जब तक किसी के साथ नहीं होगा तब तक तो देखो, राहु है ना, वो शैडो प्लैनेट है, और शैडो प्लैनेट की अपनी कोई अस्तित्व नहीं है, वो दूसरे के अस्तित्व से अस्तित्ववान होता है। हाँ, जैसे कि मैं पीएम के साथ खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा बल पीएम वाला हो जाएगा। यदि मैं सिक्योरिटी के साथ खड़ा हो गया तो मेरा फल सिक्योरिटी की तरह हो गया। यदि मैं किसान के साथ चला जाऊंगा तो मेरा किसान के साथ हो गया। तो मेरा अस्तित्व कहाँ है, कहीं नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व कुछ नहीं है, वो जिसके साथ बढ़ता है। लेकिन याद रखिएगा, राहु एक प्रकार का स्पॉन्ज है, यदि पानी में डाल दो तो पानी को सोख लेता है और पानी को नष्ट कर देता है। हाँ, तो यहाँ पर राहु शोषण कर लेता है शनि का, यानी कि जितना, और राहु जिसके साथ बैठता है ना, देखे, राहु यदि मंगल के साथ बैठता है तो अंगारक योग बनाता है। अंगारक का मतलब समझ गए, अग्नि का गोला राहु ने मंगल से ले लिया, भाई अब तू पानी बन जा, अग्नि तो मेरे पास आ गया।
यही राहु यदि जुपिटर के साथ बैठता है तो चंडाल बना देता है कि गुरु अब तू चंडाल बन जा, गुरु तो अब हम हो गए, ज्ञानी तो अब हम हो गए। हम्म। हाँ। वही मंगल यदि शनि के साथ बैठता है तो श्रापित योग बना देता है कि शनि अब तू क्या निर्णय करेगा, निर्णय तो अब हम करूंगा, इसलिए वो श्रापित हो गया, क्योंकि इसके अंदर निर्णय करने की पावर नहीं है ना, लेकिन ये करेगा। हम्म। गुरु को चंडाल बनाएगा, सूर्य को ग्रहण करेगा, चंद्रमा को ग्रहण करेगा, बुद्ध को बुद्धिहीन करेगा। हाँ, तो ये जिसके साथ बैठ जाता है ना, उस इसके बारे में बड़ा विस्तृत ज्ञान है। हाँ, लोग राहु केतु से लोग भगते हैं, जितने भी ज्योतिषी है ना, देखना, क्योंकि वो राहु केतु के फल को नहीं समझा पाते हैं। इस पे हमको बोल दिया जाए, कम से कम 15-20 क्लास हम ले सकते हैं सिर्फ राहु और केतु पे। तो राहु पर अगर केतु यदि डिग्री वाइज दोनों सेम हो तो और भी ज्यादा वो हो जाएगा। अरे राहु यदि लगन की डिग्री पे कहीं भी बैठ जाए ना, उस नहीं सर, अगर हाउस को शनि कमा और कर देता राहु है। की डिग्री, तो शनि और राहु की डिग्री भी अगर सेम पूरा हो तो। शोषण कर लेगा शनि का पूरा। राहु ही जजमेंट हो जाएगा, न्यायाधीश हो जाएगा उसकी कुंडली के लिए राहु। हाँ, ओके। तो राहु जिसके साथ अब प्रॉब्लम आती है कि भाई संगीतौ। अब संगीतौ का मतलब यदि दो चार ग्रह के साथ बैठ गया तब क्या करोगे, तो कहा कि उसका बल चेक करो। सिंपल सी बात है, जो बलवान होगा उसी के साथ जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो राशि में बैठ के जुपिटर को छोड़ दिया, इसीलिए बोलते हैं राहु चंडाल का कारक होता है। इनका कोई मान, इनका कोई धर्म, इनका कोई ईमान कुछ नहीं होता, इसलिए जिसके लगन में राहु हो ना, उसके बिल्कुल सतर्क रहा करो, क्योंकि उसका कोई ईमान, कोई उसका भाई सबका एक प्रिंसिपल होता है ना। भी जो चोर होते हैं ना, बेईमानी के अंदर भी सबसे बड़ा पॉजिटिव गुड क्या है कि ईमानदारी। जितना मतलब बेईमानी में ईमानदारी है ना, उतना किसी चीज में नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि बेईमानी ही एक ऐसी चीज है जो ईमानदारी के साथ आजकल होता है, बाकी सब तो बेकार है। तो अरे तुम यदि बेईमानी भी कर रहे हो तो उसमें भी ईमानदारी करो ना। तो राहु का वो भी नहीं, मतलब इसका कुछ है ही नहीं ना, इसका अपना कोई गुण नहीं है। हाँ, इसीलिए लगन का राहु बड़ा कष्ट का, इसलिए बोलते हैं ना सेल्फिश है। सेल्फिश का मतलब वो क्या है कि अभी गुरु जी से काम है, धनंजय सर बड़ा सा ज्योतिष पढ़ाते हैं, ज्योतिष पढ़ लो, अब पढ़ने के बाद 2 साल बाद अरे वो तो बकवास है, उसको क्या आता है, उससे ज्यादा तो मुझे आता है। तो भाई इस तरह का नेचर हो तो समझ लेना, कहीं ना कहीं इनका राहु जो है बड़ा एक्टिवेट कंडीशन में है। अरे वो क्या बिजनेस करेंगे, हमको तो सिखाया हुआ है, मतलब इस तरह से वो काम करते हैं, मैंने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो किसी वो कर लेते हैं। तो संगीतौ, तो संगीतौ का अब सामने सामने झूठ बोलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, और सिद्ध कर देगा कि तुम्हारे अंदर एक कमी थी, इसीलिए मैंने क्लियर किया। हाँ, कल या परसों मैं कुंडली में देख रहा था तो सप्तम में राहु था। तो जब सप्तम में राहु था ना, तो मैं सिर्फ एक ही बात क्लाइंट को बोला कि ये इनकी जो स्पाउस है वो बड़ा सेल्फिश है। फिर उसका सब कुछ उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जी गुरु जी ऐसा है वैसा है वैसा है। तो जिसके लगन में हो, हाँ, तो और भी बुरा, और लगन में राहु के साथ यदि मंगल बैठ जाए, अरे तब तो बड़ा ही बुरा है, तो सोच लो उसकी क्या हाल होगा। लगन के में राहु के साथ यदि शनि बैठ जाए, यदि पंचम में राहु शनि बैठ जाए, हाँ एक कुंडली आज ही आया था मुझे देखने के लिए, उसमें क्या है पंचम में राहु बैठा है। हाँ, और उस पर शनि का एस्पेक्ट आ रहा है। हाँ, तो एक तो राहु बैठा, शनि का एस्पेक्ट आया, और जो पंचम में वो राशि थी वो 2 नंबर की राशि नहीं, 1 नंबर की राशि थी, सॉरी, धनु लगन का कुंडली था। तो अब ये बताओ, वो व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है क्या, वो कर ही नहीं सकता। तो आपको ये चीजों को देखना पड़ेगा कि स्थिति कैसी बन रही है। तो राहु और केतु जो है कि संगीतों का मतलब यदि बहुत सारे ग्रहों के साथ यदि बैठे हैं, तो उनमें जो सबसे ज्यादा षडबल के अंदर बलवान होगा, राहु उसी का फल देगा। हाँ, कहा कि तत्त फलानि प्रबलो प्रदिशेता तमो ग्रहो, यानी कि राहु केतु का अपना कोई फल, अपना कोई बल, अपनी कोई दृष्टि भी कहा यहाँ पर, अपनी कोई दृष्टि, अपनी कोई युक्ति, अपना कुछ नहीं है। एक एक एक, एक शास्त्र है,
पढ़ेंगे वर्ष फल, नहीं नहीं नहीं, ताजिक नीडकंठी। हाँ, उसमें तो बताया है कि राहु यदि मंगल के घर में बैठ गया तो 4 और 8 को देखेगा। राहु बृहस्पति के घर में बैठ गया है तो वो 5 और 9 को देखेगा। राहु यदि शनि के घर में बैठ गया है तो 3 और 11, 3 और 10 को देखेगा। सप्तम को तो सभी देखते हैं, तो वहां पे तो निर्विवाद ही है। तो यहाँ तक ही बोल दिया। हाँ, लेकिन मुख्यतः जो ज्योतिषी है पराशर ने तो राहु और केतु की दृष्टि के बारे में कुछ क्लियर नहीं किया। वो यही किया भाई, जिसके साथ बैठ रहा है उसी के अनुसार उसका फल मान लो, बल के लिए तो किया, दृष्टि के लिए बिल्कुल चुप रहा है। लेकिन जो मानसागरी है, भाव कौतूलम है, जातक परिजात है, जातका अलंकार है, जातका भरणम है, ये जो क्लासिकल बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इस सब में राहु और केतु को जुपिटर के सादृश दृष्टि को माना है। तो पंचम और नवम को दृष्टि मान सकते हैं। अब ये आपका अपना अनुभव है कि राहु केतु की दृष्टि में क्या लगाते हैं। हम तो नवम और पंचम दृष्टि लगाते हैं। हाँ, हम और उसी से हमको फलादेश मिल जाता है। आप लोग भी अपना अनुभव करके इनकी दृष्टि पर ऐसा विचार कर सकते हैं। बाकी पराशर जी ने बिल्कुल क्लियर ही नहीं किया कि वो क्या करें। देखो ना, आपके सामने लिखा है ना, तत् ये मैं वो बृहत प्रास और होड़ा शास्त्र से इस श्लोक को लिया हूँ। तत् तत् फलानि प्रबलो, इसका जो जो फल है वो यद्यत भावगतो वापि और यद्यत भावेश संस्थित हो, माने जिस भाव में हो, जिस भावेश के साथ हो और बहुत सारे ग्रहों के साथ हो, ऐसी स्थिति में उसका फल का निर्णय कल्पना करनी चाहिए। तमो ग्रह माने राहु और केतु के बारे में, ठीक ना। हाँ सर, हाँ जी। केतु को मंगल की दृष्टि की तरह देखते हैं कुछ लोग, और राहु को गुरु की दृष्टि। नहीं नहीं नहीं, दोनों की दोनों को गुरु की दृष्टि से देखना है। हाँ, मंगल के समान राहु है यस और शनि के समान नहीं, राहु है। मंगल के समान राहु केतु है। केतु और है। हाँ हाँ, और राहु शनि के समान शनि राहु के। है। हाँ, सर, जब इसकी जब दृष्टि है अच्छी होगी बुरी होगी राहु की? दृष्टि जुपिटर तो की तो अच्छी ही मानी जाती है। नहीं, इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। इनकी दृष्टि नहीं बताया ना, अच्छी। वो किस स्थिति में बैठे हैं उसके अनुसार दृष्टि का हो। इनका दृष्टि भी चेंज होता रहेगा ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। यहाँ पे जुपिटर में है तो दृष्टि अच्छी हो गई, मंगल में होगा तो दृष्टि गंदी हो जाएगी ना। फल फल के लिए तो उसी का भाव गतो वापी, जुपिटर के कारण दृष्टि अच्छा नहीं हो सकता। जुपिटर के समान दृष्टि है। अरे जुपिटर की दृष्टि में तो अमृत है, क्या राहु की जी दृष्टि में सर। अमृत हो रही है। हाँ, राहु शनि के समान यदि मानोगे तो शनि के दृष्टि में बड़ा दोष है। शनि जिस पे दृष्टि डाल दिया उसका तो नाश कोई नहीं रोक सकता, हमेशा याद रखना। दृष्टि का मतलब है जुडिशियरी, जिसके बारे में दृष्टि का मतलब होता है जिसके बारे में निर्णय दे दिया कि भाई इसको फांसी दे दो या इसको जेल में डाल दो, यही तो दृष्टि है ना, यही तो कृपा है ना, या इसको छोड़ दो, फिर उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो दृष्टि गुरु में अमृत है और शनि की दृष्टि में हमेशा वो है, क्या बोलेंगे, हाँ, जहर। जहर है। हाँ, जहर है। हाँ, आप देखो ना, जुडिशरी आज तक किसी को न्याय दिया है क्या? न्याय का मतलब है ना, हमेशा वो सजा ही सुनाता है। हमेशा देखना है, वो सजा ही सुनाता है। यदि 100 जजमेंट में एक जज ने 100 जजमेंट दिया होगा, उससे पूछना और 90 जजमेंट में किसी ना किसी को सजा दिया होगा, वो 5 में किसी को छोड़ दिया हो, और छोड़ भी गया होगा, वो कहीं पैसे वैसे दे करके छोड़ दिया गया होगा। क्योंकि दो पक्ष यदि जज के पास गए हैं बात विवाद में, तो एक तो दोषी है ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों निर्दोष, ऐसा हो सकता है क्या? माने आप मान के चलो, आप जज हो, हम दो व्यक्ति आ गए, इसने थप्पड़ मारा है, वो बोला कि नहीं नहीं इसी ने थप्पड़ मारा है, तो ये बताओ, वो जजमेंट तो एक ही के पक्ष में होगा ना। वो दृष्टि शनि की बड़ा गड़बड़ है। वो कभी वो मतलब वो बुरा ही है, वो बुरा ही है, वो हमेशा बुरा ही है। वो कभी अच्छा हो नहीं सकता। लेकिन राहु में ऐसा नहीं है। राहु की दृष्टि नहीं शनि की तरह है और नहीं जुपिटर की तरह है। हाँ, उसके भावेश और भाव संस्थितों के अनुसार और संगीतों के अनुसार 3 चीज आया।
भाव भावेश और संगतो। हाँ, हम्म। मतलब बैठा कहाँ पे है, इसके साथ बैठा है, और अ, अ, बहुत सारे ग्रह के साथ बैठा, तो वहीं से निकालना मुश्किल हो जाता है। नहीं, यदि 4 ग्रहों के साथ राहु बैठ गया, एक व्यक्ति है उनके चतुर्थ स्थान में 5 ग्रह बैठे हैं, राहु भी बैठा है, अब निकालो क्यों किसके समान फल देगा, किसके समान उसकी दृष्टि होगी। हाँ, तभी तो ज्योतिषी बनेंगे ना फिर। हाँ, नहीं तो कैसे ज्योतिषी बनेंगे। और ये राहु बड़ा वो है, गड़बड़ है। हाँ, लेकिन अभी तक इतना आप समझ लें, फिर अभी आगे जैसे जैसे राहु का टॉपिक आता रहेगा हम बताते रहेंगे। आज हम कुंडली एनालाइज करेंगे ना, तो उसमें ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मैं बोला हूँ 5 6 7 कुंडली आप एनालाइज भी करके मैं आपको बताऊंगा। चले हम आगे बढ़ते हैं कि अब आगे एक चीज हमको समझना है। अब हम आते हैं आ, युति के बारे में, और फल के बारे में। कि देखें, अभी तक तो हमने पढ़ रहे थे कि मेष लगन के लिए सूर्य बड़ा अच्छा है और बुध बड़ा बुरा है। तो एक तो ये क्लियर हो गया ना कि जब मेष लगन की कुंडली होगी तो सूर्य की दशा बड़ा अच्छा होगा। अच्छा मान, देखो अच्छा का मतलब होता है कि काम धाम न हो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, आनंद में जीवन चल रहा है, गुरु जी भगवान की बड़ी कृपा है, भाग्य के बदौलत उसका काम चल रहा है। मेष लगन में सूर्य की दशा का फल है। लेकिन जब बुध की महादशा का फल पढ़ेंगे मेष लगन में, अरे गुरु जी बड़ा परिश्रम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, 8 8 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, बस क्या बताएं, किसी तरह जीवन चल रही है, 2 लाख 3 लाख रुपया। मैंने लक्ष्य तो 10 लाख का रखा था, लेकिन वो 1 2 लाख में ही हो रहा है, 8 लाख का नुकसान है, जो डिजर्व करता है वो मिल नहीं रहा है। तो आप देख रहे हो ना, सब चीजें वो खुद बता रहा है। थर्ड का मतलब परिश्रम है। और क्या बोलते हैं, 6 का मतलब उसका स्ट्रगल और ब्रांड है, वो ब्रांड क्रिएट कर रहा है। गुरुजी अभी तो मेरा कंपनी अभी है ग्रो पीरियड में है, एक दिन हम करोड़पति बनेंगे, तो इस तरह से बात करता है ना, तो उसके बाद से ही समझ लो कि कुंडली में उसकी ग्रह किसकी दशा चल रही है, ग्रह बैठा कहाँ पे। लेकिन अब एक बात पूछता हूँ कि जैसे सूर्य की महादशा हुआ, तो सूर्य की महादशा में पहले तो मैंने बताया था कि 12 हाउसेस एक्टिवेट है ना, तो किस हाउस से रिलेटेड अच्छा फल मिलेंगे, किस हाउस से रिलेटेड से बुरा फल मिलेंगे, ये चीज तो उसकी अंतरदशा डिसाइड करेगा ना। टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2, यदि सूर्य की महादशा चला मेष लगन के लिए, तो भाई सूर्य अच्छा है तो 6 साल तक थोड़ी ही अच्छा है। वो 6 साल में उसकी 9 अंतरदशाएं हैं, तो उन 9 अंतरदशाओं में हमें किस किस अंतरदशा में क्या क्या फल मिलेगा उसका हम परिकल्पना कैसे करें, उसका उसको हम डिसाइड कैसे करें कि सूर्य में सूर्य चल रहा है तो क्या होगा, सूर्य में चंद्रमा में क्या होगा, चंद्रमा कहाँ कर्मेश लगन के लिए चंद्रमा 4 का लॉर्ड हो गया, सूर्य 5 का लॉर्ड हो गया। कंडीशन नंबर 1, तो वो 4 और 5 का लॉर्ड हो गया तो क्या फल देगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। अच्छा, जो महिपाल डंडा जी, जो मंत्री जी के रेफरेंस से आपने आए थे ना, उसके लड़के मंत्री जी के। हाँ हाँ, जी 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 जी, याद आ गया। ठीक है भैया। आज तो मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, कल आ जाइए। मैं आपसे मैं बात करता हूँ 10 मिनट में, थोड़ा मैं अभी क्लास में हूँ, मैं फ्री होकर बात करता हूँ आपसे। तो हेलो, हेलो। जी। हाँ, तो अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई मेष लगन के लिए सूर्य की महादशा चला, तो पंचमेश है, चंद्रमा की अंतर्दशा आ गया, चंद्रमा चतुर्थेश है। तो अब ये फल क्या मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया कि दोनों मित्र है, दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छा फल मिलेगा। अब दूसरा कंडीशन आ रहा है कि कुंडली में वो बैठे कहाँ पे, वहां से उसका फल का हम कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर यदि महादशा और अंतरदशा के बीच यदि संबंध होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। संबंध नहीं होने पर ही दिक्कत आता है। तो वो संबंध 4 प्रकार के होते हैं, और इस संबंध पर ही 80% 90% फल डिपेंड करते हैं।
तो संबंध 4 प्रकार में सबसे पहला जो संबंध होता है ना, उसको बोलते हैं स्थान संबंध। आप लिख लीजिए सब लोग, स्थान संबंध। स्थान संबंध का अर्थ होता है कि प्लेसमेंट, एक ग्रह के दूसरे राशि में परिवर्तन। जैसे कि स्थान परिवर्तन में देखें, राशि परिवर्तन में चंद्रमा जो है वो मंगल के घर में, और मंगल जो है चंद्रमा के घर में। तो ये किसी हाउसेस में हो सकता है। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि बुध को हमने लगन में मान लिया, यहाँ पे हमने लिख दिया मरकरी, और यहाँ पे हमने लिख दिया मार्स। मार्स। अब क्या हो गया, अब देखिए दो कंडीशन है कि आगे। मंगल के घर में बुध गया और बुध के घर में मंगल गया। अब नॉर्मली क्या होता है, मंगल बुध को शत्रु मानता है, शुक्र मंगल और मंगल बुध को न्यूट्रल मानता है, शत्रु मानता है। चलो, अब यहाँ पर मंगल में बुध की अंतर्दशा आएगा तो क्या फल देगा, बुरा फल देगा भाई। नॉर्मली तो बुरा ही होता है ना। किसी भी ज्योतिष ग्रंथ में पढ़ लो, मंगल की महादशा में बुध का अंतर्दशा बुरा फल देगा। ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा है? आप लोग तो थोड़ा अदर किताब तो पढ़ते रहते होंगे ना। जी जी। और आप लोग किताब पढ़ें, जितना किताब पढ़ेंगे उतना ज्ञान होगा, लेकिन उसमें लिखी हुई चीजों को अपने अनुसार पढ़ें। हाँ, और एक चीज मैं क्लियर बता दूं, क्लासिकल ग्रंथ पढ़ें। आजकल के जो राइटर है ना, जैसे एक व्यक्ति है नारायण दत्त, नारायण दत्त श्रीमाली, आप नाम सुना होगा, तंत्र ज्योतिष वाले। तो उन्होंने अपने जीवन में 100 किताबें लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो 100 किताबें उन्होंने एक बार पढ़ा भी होगा। हाँ, एक व्यक्ति है हमारे जानने वाले, पहले उपन्यास लिखा करते थे। हाँ, उपन्यास, उन्होंने बहुत सारा उपन्यास लिखा। हाँ, तो जब उपन्यास पढ़ना बंद हो गया ना, तो उस समय वो ज्योतिष की किताब लिखना शुरू कर दिया उन्होंने। लाल किताब संहिता लिखा, बागेश्वरी पाठक के ऊपर लिखा, केपी ज्योतिष के ऊपर लिखा। तो मुझे ये बताओ, एक उपन्यास लिखने वाले व्यक्ति ज्योतिष के ग्रंथ लिखने लगेंगे, हाँ, तो क्या लिखेंगे वो तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। तो इसीलिए ना सभी ग्रंथों, हाँ, बीबी रमन का किताब पढ़े, 300 कॉम्बिनेशन है। केन राव का किताब पढ़े, वो काफी अच्छा उनका किताब है। तो जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनका किताब आप पढ़े, लेकिन चलते फिरते किसी की किताब पढ़ेंगे ना तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो खुद लिखने वाला ही कंफ्यूज में है, तो आपका कंफ्यूजन कैसे दूर होगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें, और क्लासिकल ग्रंथ पढ़ें आप। अब नॉर्मली क्या कहता है कि मंगल में बुध, बुध में मंगल बहुत बुरा फल देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मंगल बुध के घर में बैठ गया, बुध मंगल के घर में बैठ गया, तो यहाँ पे बुरा कर पाएगा क्या? कभी नहीं कर पाएगा। यदि आ, मंगल बुध का बुरा कर देगा, बुध बोलेगा कि मैं तेरा, जैसे मंगल बोलता है कि मैं एक्सीडेंट कराऊंगा, हाँ, बुध का परेशानी कम करूंगा, तो ये बोलेगा कि मैं भी तेरा एक्सीडेंट करा दूंगा। ले भाई, एक तुम लॉन्गिविटी बढ़ाओगे, मैं तुमको परेशान करूंगा, परेशान करोगे, तो ये दोनों एक दूसरे के घर में चले गए ना, तो वही बात हो गई, तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मार दूंगा। अब ये दोनों मिलकर के अच्छे फल देंगे। यदि राशि परिवर्तन हो चुका है, अब यहाँ पर अष्टम का भी अच्छा फल मिलेगा, और लगन का भी अच्छा फल मिलेगा। लेकिन एक दोनों दूसरे शत्रु शत्रु के घर में है, यहाँ पर कैसे फल मिलेगा कि ये अपना कोई गाड़ी खरीदेगा, उसका हाई रेट में इंश्योरेंस करवा देगा, फिर उसको कटवा देगा, तो कटवाने का भी पैसा मिला, पुलिस केस करेगा और इंश्योरेंस भी लेगा, और उसको पुलिस भी नहीं पकड़ पाएगी कि तूने गाड़ी कहाँ पे कटवाया, क्योंकि पूरा हिडन हो रहा है ना। कंपनी बनाएगा, 100 करोड़ की कंपनी बनाएगा, 50 करोड़ का लोन लेगा, और कंपनी के अंदर आग लगवा देगा, कंपनी को क्या बोलते हैं, दिवालिया घोषित तो होता है ना कुछ, जी। घोषित कर देगा। और पहले तो लोन भी ले लिया 50 करोड़ का, और 50 करोड़ का इंश्योरेंस भी ले लेगा। अब ये अच्छा किया है बुरा किया है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अष्टम लगन में यदि परिवर्तन है तो देखने पता लग जाना चाहिए। हाँ, एक है व्यक्ति, तो कहता है गुरुजी आपसे क्या छुपा है, ऐसे ही कुछ उसकी कुंडली है, तो कहता है गुरुजी आपसे क्या छुपा है, हाँ, आप देख लो कि ये वाला हमको इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसने सीआरवी गाड़ी लिया सबसे पहले, बिहार का रहने वाला, यहाँ पर आए तो सबसे पहले सीआरवी गाड़ी लिया। हाँ, 2-3 लाख 4-5 लाख में कहीं से लिया, उसका इंश्योरेंस 10 लाख का कराया, और उसके बाद गाड़ी भी गायब,
पुलिस वाले ढूंढ के रह गए और उसको इंश्योरेंस भी मिल गया। अब उसी पैसा से BMW लिया और इंश्योरेंस करा करके अब कहा कि नहीं गुरुजी इसको नहीं करना है, अभी थोड़ा दिन चलना है। तो इस तरह से दिल्ली में कुछ काम करके अब वो कहीं और चले गए हैं। तो ये तो मेरे सामने हुआ है और हमसे ही कुंडली उसने दिखाया था सबसे पहले। तो ये देखो कि जो ग्रह हैं इस तरह से योग बना रहे हैं, तो ये गंदा काम है, लेकिन गंदा काम में भी वो फायदा क्रिएट कर रहा है तो पूरा कुछ गंदा, उसके अगले जन्म पिछले जन्म सब खराब कर रहा है, लेकिन ग्रह उसके ऐसे ही बैठे हैं ना। तो वो खाता भी है गुरु जी मैं क्या करूं, इसका प्रायश्चित का कोई बात बता दो। तो इस तरह से आप ज्योतिषी हैं तो सब लोग आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो चंद्रमा और मंगल में जो परिवर्तन हुआ है, ये देखिए दोनों फ्रेंडली हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा भाग्य के भरोसे, ये नीट एंड क्लीन काम करेगा, ये 100% काम करेगा और व्हाइट में करेगा और बड़ा व्यक्ति बनेगा। लेकिन वो गलत काम करेगा। तो ये दोनों चीजों को आप समझ लें। दूसरा होता है अन्यतर, नहीं, दूसरा संबंध जो होता है युति संबंध। युति का मतलब है जब दो ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं ना तो युति होता है। और युति संबंध सबसे पावरफुल संबंध है, माने स्थान के बाद युति का नंबर आता है। जब दो ग्रह कहीं भी युति कर लिए तो वो हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, आप देख लेना। लेकिन ये युति 8 और 12 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8-12 में उनके बल मिलते नहीं है, इसीलिए वो बड़ा निर्बल होकर के बड़े बुरे फल दे देते हैं। तो 8-12, 6 को भी थोड़ा वो देखना पड़ेगा। 6 में 2 पाप ग्रहों की युति होता है तो बड़ा श्रेष्ठ होता है, शुभ ग्रहों की युति होती है तो बड़ा गंदा हो जाता है। लेकिन युति भी सबसे श्रेष्ठ फल देता है। कोई यदि सूर्य और शनि भी आपस में यदि साथ में बैठ जाते हैं ना, वो भी अच्छे फल देते हैं, आप देख लेना। सर अगर 10 हम्म। और 12, हेलो। हाँ जी सर, हाँ, मतलब नहीं नहीं आपकी आवाज कट रही है मैम। हेलो। हेलो। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, नहीं सर वो एक्चुअली नहीं, वो मैं परिवर्तन का ही पूछ रही थी। वो तो हम में अगर कोई बात नहीं सर, अब अगर 10 और 12 में हो तो भी फिर वही फल देगा जो 1 और 10 दिया, चाहे गलत काम से हो मगर फायदा देगा, है ना? हाँ 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 हाँ, फायदा देगा, वो तो बिल्कुल फायदा देगा। यदि युति है तो फायदा ही देता है ज्यादातर, वो गड़बड़ फल नहीं करता, ठीक ना। हाँ, लेकिन युति भी अच्छे स्थान में होना तो ज्यादा वो रहता है, ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा कि जो युति है वो आपके अच्छे स्थान में है या बुरे स्थान में, इसका भी थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यदि 6-8-12 का युति तो मैंने उतना श्रेष्ठ फल देता हुआ मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो चीज आप देख लेना, ठीक ना। तीसरा तो जो अमिताभ योग है। बच्चन की कुंडली में तो सारे ही अच्छे गए हैं, वो तो सारे अष्टम में ही है। जी मैम। सर अमिताभ बच्चन की कुंडली में पर सब अष्टम में ही है, युति करके बैठे हुए तो अच्छा ही दे रहे हैं उसको तो। उसकी कुंडली आपने देखा है? नहीं सर, मैंने सिर्फ ये सुना है। हाँ देखिए, उसकी जो कुंडली है, सारे के सारे ग्रह अष्टम में है, लेकिन शनि जो है वो 11 में है। और शनि की महादशा उसको 19 साल तक मिली, इसीलिए वो तरक्की कर गया। अष्टम वाले ओके ग्रह तो सर। बुरे फल ही दिए है ना। अभी भी हम्म। उसका हेल्थ इश्यूज जो चला, वो बड़ा गड़बड़ था, और एक लौता व्यक्ति है कि जो जीवन में उसके अप डाउन बहुत हुए। हाँ, कितने बार वो बर्बाद हुआ, कितने बार ऊपर आया, कितने बार वो जेल जाने से बचा। हाँ, हमको उसकी बाहर वाला चीजें दिख रही है ना। ABC कंपनी जब उसका डूब गया था तो करोड़पति नहीं होता तो उसके पूरे खानदान जेल में जाते हैं, अमर सिंह निकाले उस समय। तो ये चीज देखना पड़ेगा कि अष्टम में तो गंदे फल ही देंगे, लेकिन उसके साथ जो अच्छे योग है उसकी दशा चल जाती है तो बच जाता है। अभी भी उनका जो लीवर है 25% काम करता है। हाँ, खिचड़ी खा करके वो जिंदा है। तो ऐसा नहीं है कि जो निगेटिव चीजें नहीं देगा। हाँ, लेकिन जब युति होता है ना तो मैक्सिमम फल पॉजिटिव ही मिलता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। युति में मैक्सिमम फल वो होता है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होता है। यदि 8-12 में हो तो देख ले, वो भी ठीक है, लेकिन ज्यादातर गड़बड़ ही देता है, बीमारी उमारी तो दे ही देता है। चले, तीसरा जो संबंध होता है ना, अन्यतर दृष्टि संबंध।
हाँ, जो ये अन्यतर दृष्टि संबंध है, ये मतलब युति संबंध से थोड़ा कम बलवान है। हाँ, लेकिन ये भी काफी बलवान है। अन्यतर दृष्टि संबंध का मतलब होता है कि अपने घर में बैठे हुए ग्रह को देखना। आप लिख लीजिए, अपने घर में बैठे हुए ग्रह को देखना। जैसे यहाँ पे देखें, जो बृहस्पति है वो मंगल को देख रहा है, और जो मंगल है वो बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। तो अपने घर में बैठे हुए मंगल को बृहस्पति देख रहा है, तो और लेकिन मंगल बृहस्पति को नहीं देख रहा है, इसको बोलेंगे अन्यतर दृष्टि संबंध। ये भी बड़ा अच्छा फल देता है। और चौथा जो संबंध है वो है परस्पर दृष्टि। और ये जो परस्पर दृष्टि संबंध है ये बैड बैड इम्पैक्ट देता है, अच्छा नहीं देता है, बुरा फल ही देता है ज्यादातर। हाँ, मतलब जो उम्मीद करते हैं उसमें नहीं होता है, ये बुरा फल ही देता है। तो ये जो परस्पर दृष्टि संबंध है ये भी एक प्रकार के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो ये हमारे 3 संबंध है वो काफी अच्छे हैं, चौथा संबंध उतना अच्छा नहीं है। परस्पर दृष्टि का मतलब होता है कि शनि गुरु को देखे, गुरु शनि को देखे, एक ग्रह एक दूसरे को देखते रहे, उसको परस्पर दृष्टि बोलेंगे। जैसे मान के चले कि यहाँ पर जैसे कि मान के चले यहाँ पर मान के चले मंगल है, मार्स है, और यहाँ पर दशम में सेटर्न बैठ गया। सेटर्न, आप देखें जो सेटर्न है वो मंगल को देख रहा है, अमंगल सेटर्न को देख रहा है, तो इसको बोलेंगे परस्पर दृष्टि संबंध। ये भी बड़ा श्रेष्ठ नहीं होता है। ये अब आगे काम में आने वाले हैं, जब हम कुंडली देखेंगे ना तो ये सारे की सारे चीजें हमारे काम में आने वाले हैं, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए वो चीज मैं आपको बताया था ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैं इसको परसेंटेज वाइज लिख दिया हूँ कि मेष लगन में सूर्य 100%, गुरु 90%, मंगल 80%, चंद्रमा 60%, अशुभ में जो है गुरु मंगल जो है, बुध जो है 100%, शनि 80%, शुक्र 70%। तो ये सब पीपीटी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं कुंडली पर। सर हम वो एक ही दिखाया आपने बाकी के? सर ये शेयर कर दोगे आप ग्रुप पे? हाँ उसमें 4 ही हैं। हाँ हाँ, मैं सर, या तो आप सब सेंड कर। शेयर तो सब एक साथ कर दूंगा। अभी आप इसका पीपीटी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ये लीजिए। हाँ, इसका ले लीजिए, फर्स्ट है, ले लिया आप लोगों ने? जी। हाँ, ये सेकेंड है। देखिए कन्या लगन में 100% मंगल है, मीन लगन में 100% बुरा शुक्र है, क्योंकि ये 3 और 8 का लॉर्ड होता है, बड़ा बुरा करता है। इसीलिए गुरु शुक्र को सबसे बड़ा शत्रु मानता है, क्योंकि पता है कि ये तीसरा है, तो 4 4 है तो आपके 12 हो गए, जी। ठीक ना। सर वो तो लास्ट वाला मिला नहीं, लास्ट वाला नहीं मिला आपको, दोबारा लास्ट वाला भेजिए। हाँ ये लीजिए। ये लास्ट है। हाँ, बिल्कुल लास्ट है। चलो। तो हम आगे छठे क्लास हम पढ़ेंगे शनिवार के दिन, ठीक ना। चले, टाइम भी हमारा हो चुका है, जी 4 बज के 4 मिनट हो गए, 1.5 घंटे का। तो अब हम हाँ, शनिवार को मिलते हैं क्लास में, ठीक ना। थैंक यू तब सर। तक के लिए धन्यवाद।